Now we have to prepare a balance sheet. Note to accounts forming part of balance sheet after reconstruction as required under revised schedule 6 in respect of share capital, reserves and surplus and cash equivalent. आपको ये 3 नोट्स बनाने बोले, तो हम पहले ये 3 नोट सीखेंगे कि क्या क्या होएगा, एंड कैश इक्विवेलेंट, और हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे. यहाँ पे लिखा है डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, लेकिन मेरे को आपको बैलेंस शीट ही मेन क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने? हाँ मैम. विजिबल? यस मैम. अभी ना हम लोगों को ना इफेक्ट देखना है हमारे रिकंस्ट्रक्शन. अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हुआ है. ठीक है. ये जो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था, जो पहले 10 रुपीज का था, अब वो कितने रुपीज का हो गया? 2 रुपीज का. 2 रुपीज ईच. करेक्ट. चाहिए तो हम हमारी एंट्री देख लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की न्यू फेस वैल्यू है 2 रुपीज एंड अमाउंट इज 2,40,000. मैं ना हाईलाइट करती जाती हूँ जहां जहां जो जो चेंज हुआ. ठीक है. मतलब जो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज, अब वो 2 रुपीज का 2,50,000. तो ये चेंज हुआ. ठीक है. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, जो पहले 10 रुपीज का इक्विटी शेयर था, अब वो इक्विटी शेयर कितने का हुआ है? वो भी 2 रुपीज का हुआ है. देखो ये सब ना आपको याद रखना पड़ेगा. ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू 2 रुपीज एंड अमाउंट इज 4 lakhs. दिखा आप लोगों को चेंजेस? तो ये मेरे बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट होने वाला है. 11% डिबेंचर्स, जो 11% डिबेंचर्स था, वो अब क्या हो गया है? देखते हैं डिबेंचर की. 13%. एक मिनट, कोई मत बोलो, मेरे को समझाने दो. फर्स्ट प्रॉब्लम है ना. आई डोंट वांट एनीवन टू स्पीक. डिबेंचर्स, अगर आप लोगों ने ये याद रखा है तो आपको बहुत अच्छा है. ये देखो, ये डिबेंचर्स की एंट्री है. वो जो 11% डिबेंचर्स था, अब वो क्या हो गया? 13% डिबेंचर्स 6 लाख का. ठीक है. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी चेंज आया है. सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री में देखते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 6 लाख. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट किया है, मतलब रिड्यूस किया है, माइनस किया है 6 लाख. मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ. डिबेंचर्स क्या हो गए? 13% डिबेंचर्स, और उनका अमाउंट है 13% डिबेंचर्स 6 लाख. सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए बाय 6 lakhs. प्रोविजन फॉर टैक्स हमने पे कर दिया, पेड. चाहिए तो देख लो. प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट किया है. कहाँ है वो एंट्री? ये रही. प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट किया 8 lakhs, और 2 बैंक है, मतलब हमने वो अमाउंट पूरा पे कर दिया है. ओके. ये लाइबिलिटी साइड के लिए मैंने येलो कलर यूज किया है. एसेट साइड के लिए मैं कोई दूसरा कलर यूज करूंगी. अब एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग हमने रिड्यूस किया. रिड्यूस कितना किया? 1,80,000. प्लांट एंड मशीनरी भी हमने रिड्यूस किया. कितना रिड्यूस किया? 30,000. स्टॉक हमने रिड्यूस किया. स्टॉक देख लेते हैं कितना रिड्यूस किया. 6 lakhs. ये सब मुझे मेरी जर्नल एंट्रीज से मिल रहा है. ओके. डेटर्स भी हमने रिड्यूस किए. 3 lakhs. बैंक बैलेंस हम अलग से कैलकुलेट करते हैं. शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया.
ठीक है, ये बैलेंस शीट में जो आइटम्स दिए थे उसका इफेक्ट है। इसमें अभी सिर्फ जो बाकी है वो है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमने कैलकुलेट नहीं किया। बैंक बैलेंस एक ऐसा अमाउंट है जो अभी तक हमने उसको किया ही नहीं है कैलकुलेट। बैंक बैलेंस इज रिमेनिंग, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया अभी, ये हमको कैलकुलेट करना है, इसको क्वेश्चन मार्क है। ओके, दिस वी हैव नॉट कैलकुलेटेड, इसको क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज पे। एंट्री वाइज देखते हैं इफेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज हुआ, हमने मार्क किया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चेंज हुआ, हमने मार्क किया। यहाँ पे एक नया आइटम है, दैट इज डायरेक्टर्स लोन। ये जो है डायरेक्टर्स लोन, डायरेक्टर्स लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये न्यू लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में नहीं दिया था। क्रेडिट हुआ है मतलब ये एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में एक नई लाइबिलिटी आएगी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बैलेंस शीट में डायरेक्टर्स लोन आएगा, डायरेक्टर्स लोन विच इज शॉर्ट टर्म, ST लिखा, एंड अमाउंट ऑफ लोन, डायरेक्टर ने कितना लोन दिया है, 10 lakhs। ठीक है, ये एक नई लाइबिलिटी है जो आपके बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन क्रिएट हुई है। कमिंग अगेन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इन सब का इफेक्ट हमने देखा, रिडक्शन था, हमने रिडक्शन देखा। ओके, ये सारा इफेक्ट हमने दिखाया है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमने दिखाया है। कहीं पे भी अभी तक हमने बैंक अकाउंट को हाथ नहीं लगाया, बैंक अकाउंट इज स्टिल पेंडिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक है। डिबेंचर्स का इफेक्ट भी देखा है हमने। अब ये एक और नई लाइबिलिटी है, दैट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो आइटम है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो दिस कम्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये कहाँ आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो ये भी मैंने इधर लिख दिया, कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। जो भी नया आइटम क्रेडिट होता है जो बैलेंस शीट में पहले नहीं दिया है, वो हमारे बैलेंस शीट में न्यू आइटम करके अपीयर होगा, एंड अमाउंट इज 1,80,000। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया ना, जो भी बैलेंस शीट थी उसका पूरा एनालिसिस कर लिया। आई हैव एनालाइज द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ माय जर्नल एंट्रीज। अब मेरे को पूछा क्या है, पहले मैं वो कंप्लीट करती हूँ। नोट टू अकाउंट्स, मुझे सबसे पहले पूछा है नोट टू अकाउंट्स, तो नोट टू अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस नहीं लेंगे? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस का इफेक्ट आपके कौन से एसेट में आ रहा है, बैंक में आ रहा है। तो बैंक, मैंने बोला ना, बैंक अभी तक मैंने दिखाया ही नहीं है, बैंक दिखाना बाकी है, वो मैं दिखा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विथ नोट टू अकाउंट्स। ध्यान से देखो, अभी मैं एक एक चीज बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं, नोट टू अकाउंट्स। ओके, नोट टू अकाउंट्स में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में, इसको मैंने बोल्ड किया, ये मेरा फर्स्ट नोट है, शेयर कैपिटल। उसमें लिखा मैंने ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज मिसिंग। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क।
फिर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, अभी ये इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में हम जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में क्या दिया है। यहाँ पे हमने देखा है कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स अभी कितने रुपीस के, 2 रुपीस के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 12% cumulative preference shares of rupees 2 each and amount is, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है ये देखो, ये रहा 2,40,000 जो क्रेडिट हुआ, डेबिट वाला तो छोड़ देने का, क्रेडिट वाला दैट इज 2,40,000। ओके, देन इक्विटी शेयर्स ऑफ, अभी इक्विटी शेयर्स कितने के हुए, ऑफ ₹2 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच कितना है अमाउंट, 4 लाख। तो शेयर कैपिटल में इतना ही है, ये शेयर कैपिटल का नोट हो गया, इसका टोटल होता है 6,40,000। इसको बोल्ड कर दिया। सेकेंड नोट किसका था, रिजर्व एंड सरप्लस का, जो आपके प्रॉब्लम में पूछा है मैं वो बता रही हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस पहले वो बता रही हूँ, बाद में सब बताऊंगी। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ये देखो ये बैलेंस शीट है आपकी, बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, सिर्फ एक ही रिजर्व आपने क्रिएट किया है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल रिजर्व 1,80,000। याद रखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही रिजर्व आता है, वो आता है कैपिटल रिजर्व। जब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करते हो, कैपिटल रिजर्व एंड अमाउंट इज 1,80,000। टोटल किया इसका, ये आया 1,80,000, इसको बोल्ड कर दिया। अब आपको पूछा था थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब आपको बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये मैंने आप लोग को बताया भी नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया क्या, नहीं बताया, अब बता रही हूँ क्यों नहीं बताया, उसका रीजन था। लेट अस सी कि प्रॉब्लम में कुछ बैंक बैलेंस दिया है, क्या दिया है, बैंक बैलेंस कितना है 2 लाख। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा बैंक चाहिए तो बाहर ही लिख देते हैं 2 लाख, ठीक है। अब जहां पे पैसा आया है वहां डेबिट करेंगे, जहां पे गया है वहां माइनस करेंगे। अभी ये एंट्री देखो, थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट क्या, कहाँ से आया ये डेबिट, कहाँ से आया, लोन से, तो एड डायरेक्टर्स लोन, डायरेक्टर ने लोन दिया, डायरेक्टर से लोन लिया, कितना लोन लिया 10 लाख, तो यहाँ पे आया 10 लाख। बैंक बैलेंस ये एसेट है, एसेट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट माइनस होता है। ओके, फिर देखते हैं बैंक का, यहाँ पे 2 बैंक के 8,50,000, सो लेस पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस 8,50,000। आप लोग चैट बॉक्स में कुछ मत डालो, मैं पूछूंगी आप लोगों को कितना समझा है। यहाँ पे भी 2 बैंक है, 2 बैंक है मीन्स पेमेंट किया है, क्या पेमेंट किया है, पेमेंट किया है हमने एक्सपेंसेस लेस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। अभी टीवाई में इतना तो आप लोग को समझता है ना, क्या पैसा कब आता है और कब जाता है।
yes, less reconstruction expenses 20,000. शुभम गुप्ता, चलते चलते अकाउंट्स नहीं होता है। अभी इसके बाद देखते हैं कहीं पे बैंक है क्या, नहीं है। तो बैंक की इतनी एंट्री थी। बैंक बैलेंस हमने पहले बैलेंस शीट में से लिया। ये बैंक बैलेंस 2 लाख कहाँ से आया, ये बैलेंस शीट में से आया। दिस हैज कम फ्रॉम बैलेंस शीट, फ्रॉम बैलेंस शीट। ओके, उसमें बैंक जहां डेबिट हुआ था वो ऐड किया, बैंक जहां क्रेडिट हुआ था माइनस किया। तो नाउ माय बैंक बैलेंस इज 2 lakh plus 10 lakh is 12 lakh less 850 and 20, 870 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 2 lakh plus 3,30,000 10 lakh minus 850 minus 20,000. So this is my bank balance and bank balance बचा कितना, 3,30,000. ठीक है, अब मैं आप लोग को सिखाती हूँ बैलेंस शीट बनाना। उससे पहले ना हम लोग और बाकी सब शेड्यूल्स भी बना लेते हैं। ठीक है, जितना पूछा था तो कर लिया अभी हमने। अभी ये 11% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स कौन से हेड में जाता है मालूम है आप लोगों को, भूल गए? 11% डिबेंचर्स कौन से हेड में जाएगा? बोरोइंग कैपिटल, क्या? बोरोइंग फंड्स, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में भी ये जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। किस में जाता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हम लिखेंगे दिस गोज अंडर लॉन्ग टर्म। ये नोट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंट्रोल बी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या बोरोड फंड किस में भी लिख सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे अभी ये जो 11% डिबेंचर्स था वो कितना हो गया है, 13% डिबेंचर्स। हम उधर लिखेंगे 13% डिबेंचर्स एंड अमाउंट इज 6 lakhs। ठीक है, फिर फिफ्थ इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल्स। अब याद आने लगेगा थोड़ा थोड़ा जो आप लोग भूल चुके हो। ट्रेड पेएबल्स में लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट है, क्रेडिटर्स कितना रिड्यूस किया था, रिड्यूस बाय 6 लाख। तो 30 लाख माइनस 6 लाख इधर ही लिखूंगी मैं, 30 lakhs minus 6 lakhs. So that comes to 24 lakhs. कितना आता है? 24 lakhs. Sixth, एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ये भी आपके करंट लाइबिलिटी में ही आता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, उसमें लिखेंगे डायरेक्टर्स लोन, डायरेक्टर्स लोन एंड अमाउंट है डायरेक्टर्स लोन का 10 लाख। आप लोगों के पास बैलेंस शीट है, वहां पे देखो डायरेक्टर्स लोन विल बी 10 लाख। नेक्स्ट, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। देखो हमने शेयर कैपिटल दिखाया, डिबेंचर्स दिखाया, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में दिखाया, डायरेक्टर्स लोन शॉर्ट टर्म लोन में दिखाया, कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया। अब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये आता है आपके फिक्स एसेट में, टैंजिबल फिक्स एसेट। यहाँ पे लिखा 7th, tangible fixed asset। tangible fixed asset में है बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा देखते हैं। 18 लाख माइनस 1,80,000, 18 लाख में से अगर 1,80,000 माइनस हुआ तो बचता कितना है? 16,20,000। प्लांट एंड मशीनरी, plant and machinery is 3 lakhs. 3 lakhs minus 30,000. 3 lakh minus 30,000 is 2,70,000. ये हो गया आपका टेंजिबल एसेट। इसका टोटल करेंगे 16,20,000 प्लस 2,70,000, दैट इज 18,90,000। ये फिगर्स जो हम बैलेंस शीट में लेने वाले हैं, मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट, debtors comes as trade receivables. 8th is inventory. इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 15 लाख माइनस 6 लाख, 15 लाख में से 6 लाख गया तो कितना बचता है? 9 lakhs। सो इन्वेंट्री हो गया एंड लास्ट में बचा डेटर्स। डेटर्स को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट देखो कितना है। डेटर्स 20 lakhs था, 20 lakhs में से 3 लाख रिड्यूस किया तो बचा कितना? 17 लाख। सो ये सारे नोट्स रेडी हो गए। अब सिर्फ हमको बैलेंस शीट बनानी है और उसमें पुट करनी है। आई डोंट नो कितने लोगों को बैलेंस शीट याद है। चलो मैं बता देती हूँ फटाफट। किसी को याद है बैलेंस शीट? हाँ राहुल पूछो। राहुल, एनी डाउट? नो मैम, बैलेंस शीट याद है बोला। याद है, चलो बताओ। वेरी गुड, कोई तो है जिसको याद है। सबसे पहले आता है, बोलो, इक्विटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी। करेक्ट, इक्विटी एंड उसमें लायबिलिटी। ए शेयर होल्डर फंड, ए शेयर होल्डर्स फंड, करेक्ट, वेरी गुड। शेयर फिर होल्डर्स, उसके अंदर स्मॉल ए शेयर कैपिटल, स्मॉल बी रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ एक मिनट मेरे को यहाँ पर ठीक करने दो। फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में ए आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का फिगर अभी हमारे पास है, कितना है शेयर कैपिटल? यहाँ पे ना आप नोट नंबर 1 ऐसा लिख सकते हो, एक नोट का कॉलम भी बना सकते हो। रुको हाँ एक मिनट। आज ऐसे लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। आज का एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो डिफिकल्ट किया हम लोगों ने, बट ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है ये। सिर्फ आप लोग को याद रहना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नोट और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, अमाउंट है शेयर कैपिटल का 6,40,000। ठीक है, नेक्स्ट बी,
reserve and surplus. Reserve and surplus is note number 2 and amount is, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 1,80,000, तो यहाँ पे 1,80,000। इसका टोटल करके मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 640 एंड 180 इज 8,20,000। क्या वन स्टूडेंट्स फटाफट, पेपर में फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं आएगा आप लोगों को। पेपर में फुल फ्लेज बैलेंस शीट आने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन मैं क्यों सिखा रही हूँ, बिकॉज नाउ यू आर अकाउंट स्टूडेंट, आपको चीजों से डर नहीं लगना चाहिए। सेकेंड, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास सिर्फ ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दैट इज डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसका अमाउंट खाली पुट करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का नोट नंबर देखते हैं क्या है। 4 and amount is 6 lakh. 4 and amount is 6 lakhs. ठीक है। थर्ड is current liability. करंट लाइबिलिटी में हमारे पास है ए शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड बी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब ये दोनों का नोट नंबर डालते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल नोट नंबर 5 and short term liability note number 6. 5 and 6 amount is 24 lakhs creditors का and, और ये अगर आप जितना अच्छा सीख जाओगे ना, ये आपको उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स का पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको यही सब करना है। तो दैट इज 34 lakhs। ये आना बहुत जरूरी है आप लोग को। ये हो गया अभी आपका लाइबिलिटी का टोटल 8,20,000 प्लस 6 लाख, यहाँ पे लाइबिलिटी का टोटल 820 प्लस 6 lakhs प्लस 34 lakhs। सो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल है 848,20,000। नाउ वी कम ऑन द एसेट्स। एसेट में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट में भी आता है ए टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट का नोट नंबर देखो क्या है, नोट नंबर 7 and amount is 18,90,000। 18,90,000, ठीक है। अभी सेकेंड इज करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। बी आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एंड सी आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये फॉर्मेट रेडी रहेगा तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इन्वेंट्री का अमाउंट देखते हैं। इन्वेंट्री
इन्वेंट्री का नोट नंबर है 8, ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर है 9 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3। अमाउंट डालेंगे, इन्वेंट्री इज 9 लाख, trade receivable is 17 lakhs and cash equivalent is 3,30,000. 3,30,000. 9 करंट एसेट का टोटल है 9 लाख प्लस 17 लाख प्लस 3,30,000, दैट इज 29,30,000। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं होती है। 18,90,000 प्लस 29,30,000, 48,20,000 टैली हो गई बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल दोनों ही 48,20,000 है। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट। ये खाली बैलेंस शीट बनाना ही फुल फ्लेज प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया कि किधर क्या क्या चेंजेस हुए, ये जैसे मैंने लिख के लिया कि इधर ये चेंजेस हुए, तो फिर खाली आपको उसको इनकॉर्पोरेट ही करना है। अभी मैं तो एक्सेल में कर रही हूँ इसलिए कॉलम वॉलम बनाना नहीं पड़ा। इट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी फॉर मी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे करना है। इज इट क्लियर? अब आप लोग डाउट पूछ सकते हो। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, ये आप लोग देख देख के करो, बिकॉज अभी ये टाइम क्या हुआ, कोई तो कुछ बोल रहा है। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। एटलीस्ट आप लोगों को शेयर कैपिटल का नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 3 नोट्स बनाने आने चाहिए। ये पेपर में पक्का आते हैं। ये तो बैलेंस शीट मैंने फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से स्टार्ट किया आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना, सो दैट यू बिकम लिटिल कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग फाइनल अकाउंट्स। हाँ भी हम लोग करेंगे 3-4 प्रॉब्लम में ये बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट है ना, बना के रेडी रखा करो। ओके, सो इट विल सेव आवर टाइम। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? मैम प्लस एंड, हाँ बोलो। करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट वर्किंग कैपिटल में आता है ना बैलेंस शीट में? हाँ, वो बैलेंस शीट आपकी एमए की है, ये एफए की बैलेंस शीट है। ओके ओके। वो जो आप बैलेंस शीट की बात कर रहे हो ना, वो एमए की बैलेंस शीट है, ये एफए की बैलेंस शीट है। ओके, हाँ ऐसे बहुत सारे डाउट्स आएंगे आप लोगों को। सो ऐसे जो भी डाउट्स है गेट इट क्लियर, क्योंकि अभी एफए, अभी आपको एमए नहीं है, अभी आपको सिर्फ क्या है एफए है। सो आप लोगों को एमए को भूल जाना है। ओके, आई होप सो आई एम क्लियर। Now let us wind up this lecture. ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिकॉर्डिंग immediately after the lecture. So see that आप लोग इसको आज ही कंप्लीट करो और इसको सॉल्व करो। ओके, see you all, bye, take care, have a nice day। चलो बाय बाय, टेक केयर।